नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों इससे पहले लगभग 7 से 8 क्लासेस में हमने हड़प्पा सभ्यता को बहुत डिटेल में पूरा पढ़ा है। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर पढ़ें। आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर ज़रूर देखें और उसके बाद आगे की कहानी आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता को तो पूरा पढ़ चुके हैं और हमने पिछली क्लास में हमने जाना था कि अचानक से किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। हमने पढ़ा था कि लगभग 2350 के आसपास एक विकसित सभ्यता का उदय हुआ जिसे हमने कांस्य युगीन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पढ़ा। और दोस्तों लगभग 1750 के आसपास, लगभग 1750 बीसी के आसपास इस सभ्यता का अनायास अंत हो गया। कई सारे हमने सिद्धांत पढ़े, कई सारे हमने जो है मत पढ़े कि शायद इस हिसाब से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। दोस्तों हमने इस अंत का एक कारण पढ़ा था आर्यों का आक्रमण। दोस्तों आर्यों का आक्रमण हमने पढ़ा, हमने थ्योरी, कई सारी थ्योरीज पढ़ी कि भूकंप आया होगा, हमने पढ़ा कि शायद आग लगाकर लोगों ने आत्महत्या की। ऐसे कई सारे हमने जो है सिद्धांत पढ़े। दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1900 के आसपास आकर सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर, दो महत्वपूर्ण महानगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है अनायास अंत हुआ। दोस्तों उसके बाद हमारा इतिहास रुक जाता है और लगभग 1500 के आसपास से हमें फिर से इतिहास की जानकारी मिलनी शुरू होती है, हमारे भारतीय इतिहास की। दोस्तों यहाँ पर हुआ गैप, लगभग 200 से 250 साल का एक गैप हुआ। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक अंधकार का युग रहा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि 480 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जो है हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और 380 करोड़ साल पहले हमें एक जीव देखने को मिला। हमने देखा था कि पृथ्वी किस प्रकार निर्जीव युग से गुजरी है, किस प्रकार उसने मृत्यु का जो है एक युग देखा है पूरा। दोस्तों उसी तरह यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिलता है लगभग 200 से 250 साल का। और दोस्तों इस गैप के बीच हमारा भारत एक धर्मशाला की तरह बनकर रह गया, क्योंकि अब कोई भी आकर रह सकता है, कोई भी यहाँ पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम अंधकार का युग कहते हैं। ये हमारे लिए अंधकार का युग रहा। और दोस्तों इसके बाद अब जो हमारा इतिहास शुरू होने वाला है, अब सब बदलने वाला है। अब सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी काल्पनिक सी होने वाली है, क्योंकि अब जो युग शुरू होने वाला है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल मत कटवाओ, शनिवार को तेल मत लगाओ, शाम के टाइम नमक मत खरीदो। जो है इस प्रकार का युग हमें देखने को मिलने वाला है। कईयों के तो इतिहास ही यहीं से शुरू होता है, इससे पहले उनको लगता है कि कुछ था ही नहीं, यहीं से जीवन शुरुआत हुई है, जीवन की शुरुआत हुई है। इसके पहले तो भारत में मतलब कुछ था ही नहीं, पृथ्वी कुछ था ही नहीं। ये रूढ़िवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण है। दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत। आर्य आक्रमण सिद्धांत कि शायद भारत में नए लोगों ने, किसी विदेशी ने आक्रमण किया और हमारी जो है सिंधु सभ्यता का अंत किया। दोस्तों
ये आर्य कौन है, क्योंकि इससे पहले तो भारत में जो रह रहे हैं वे यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने पढ़ा था कि ये होमोसेपियंस की पीढ़ी हो सकते हैं, जिसका विकास जर्मनी में हुआ था और वे विश्व के और एशिया के कई सारे हिस्सों में पाए भी गए थे। दोस्तों, अचानक से हमारे सामने एक नाम निकल कर आता है आर्य। एक शब्द हमें देखने को मिलता है आर्य। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, इस बात को लेकर आज तक विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि विज्ञान ने, हालांकि साइंस ने इस चीज़ में काफ़ी सुधार किए हैं और साइंस हमें ये बताता भी है कि ये लोग किस इलाके से संबंधित हो सकते हैं। दोस्तों, ये आर्य कहाँ से आए, ये कौन है, इनके भारत में आने का कारण क्या है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वर्तमान युग में हमें ये ज्ञात है कई सारे सिद्धांतों से कि ये लोग कौन हैं, लेकिन हमें इससे पहले जानकारी नहीं थी कि अचानक आर्य कहाँ से आए और इनका भारत में आने का क्या कारण रहा। दोस्तों, जिस समय सिंधु सभ्यता के महानगरों का अंत हो रहा था, उस समय भारत में एक जाति निवास करने आई, शायद सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश में ये लोग निवास करते हुए पाए गए और इसी समय सिंधु सभ्यता के कई महानगरों का जो है अंत जारी रहा। हमने पढ़ा था कि 1900 के आसपास कई सारे महानगरों का अंत हुआ और धीरे धीरे 1200 के आसपास, लगभग 1200 BC तक कई सारे हड़प्पा सभ्यता के महानगरों का अंत होता गया। दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार इन लोगों को भी ठहराया जाता है कि शायद इन लोगों ने आक्रमण किया हो और सिंधु सभ्यता का अंत किया हो। तो दोस्तों, ये आर्य कौन है? आज की क्लास का मेन मुद्दा यही है, हमारा मेन मकसद यही है जानने का कि ये आर्य कौन है, ये कहाँ से आए हैं और इनका भारत प्रवास का कारण क्या रहा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम एक ऐसे युग की जहाँ पर सारी चीज़ें काल्पनिक होने वाली है। हमारे पास हमारे भारत की दुर्दशा का भी एक युग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न होगी। दोस्तों, ये आर्य कौन है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिले, कैसे हम जाने कि आखिर ये आर्य कौन है और भारत में इनके आने का कारण क्या है। क्या ये भारत में पहले से रह रहे थे? क्या ये भारत के मूल निवासी हैं? क्या ये विदेशी आक्रमणकारी घुसपैठिए या चोर हैं, या फिर ये भारत के अन्य हिस्सों में निवास करने वाली कोई ऐसी जाति है जिसका हमें पहले ज्ञान नहीं था। दोस्तों, कई सारे तर्क, कई सारे सिद्धांत हमें आगे देखने को मिलेंगे। कई सारे लोगों ने सिद्धांत दिए कि आर्य यहाँ से आए, आर्य वहाँ से आए, आर्य ये हैं, आर्य वो हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समय आर्य भारत में आए हैं, ये अपने साथ एक किताब लेके ही आ रहे हैं। ये हमारी सिंधु नदी से जब इनका आगमन हो रहा है, एक ब्राह्मण समूह इनके साथ है और कई सारे जो है, शायद एक सेना का भी उल्लेख किया जाता है कि ये सेना के साथ भारत आए, जिनमें से एक समूह भारत की ओर और एक समूह ईरान की ओर कूच कर गया। दोस्तों, जिस समय ये हमारे देश में, हमारे भारत में प्रवेश कर रहे हैं और ये अपने साथ एक किताब लेकर आ रहे हैं, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद।
दोस्तों ऋग्वेद इन्होंने अपने साथ लाए या इन्होंने यहीं पर भारत में इसकी जो है रचना की, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। हालांकि ऋग्वेद की भाषाएं, ऋग्वेद में जो शैली इस्तेमाल की गई है उस आधार पर यह बताया जाता है कि ईरानी ग्रंथ ज़ैंद अवेस्ता, होमर के इलियाड और ओडिसी ग्रंथ और कई सारे ऐसे ग्रंथों से जो है इसकी तुलना की जाती है और ये बताया जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया या ईरान से आए होंगे। दोस्तों ऋग्वेद इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ऋग्वेद में ही आर्य शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये अपने आप को श्रेष्ठ वंश के लोग बताते हैं। ये अपने आप को पवित्र वंश का लोग बताते हैं। ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ वंश के हैं, ये बताते हैं कि हम पवित्र वंश के लोग हैं। तुम पवित्र वंश के लोग, श्रेष्ठ वंश के लोग, तो यहाँ रहने वाले कौन थे फिर? दोस्तों ये हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। दोस्तों कई सारे हमारे पास सिद्धांत हैं, कई सारे हमारे पास मत हैं कि शायद आर्य यहाँ से आए होंगे, आर्य ये लोग होंगे, आर्य वो लोग होंगे। दोस्तों ऋग्वेद इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूक्त, मंडल, मंत्र, इस प्रकार की चीज़ें इस ग्रंथ में पाई जाती है। दोस्तों लगभग 1028 सूत्र, ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल और 10,462 मंत्र, इतनी चीज़ें इस किताब में हमें देखने को मिलती है। एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मिटाऊं। 1028 10,462 मंत्र, 10 मंडल। दोस्तों इस बुक में, इस ग्रंथ में 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र और 10 मंडल हैं। इस बुक में ही हमें आर्य शब्द की जो है उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। आर्य ये अपने आप को श्रेष्ठ वंश का बताते हैं। हालांकि ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं हम लोग कि आखिर ये आर्य कौन है और कहाँ से आए हैं। इस किताब के अनुसार हमें केवल आर्य शब्द का अर्थ पता चलता है, आर्य क्या है ये पता चलता है, लेकिन आर्य कहाँ से आए हैं ये जानकारी हमें इस बुक से नहीं मिलती। दोस्तों अब हमारे पास समस्या है कि आखिर ये लोग कौन हैं, सिंधु सभ्यता से इनका क्या लेना देना रहा, क्यों इन्होंने सिंधु सभ्यता का अंत किया होगा, क्यों इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने भारत के मूल निवासियों का अंत किया। दोस्तों कई सारे मत हैं हमारे पास। हालांकि इस किताब की भाषा, इस किताब की शैली और इस किताब में किए गए शब्दों के प्रयोग से ये बताया जाता है कि आर्य ईरानी थे। ऋग्वेद जिस समय लिखा गया उस समय कालखंड लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमें बताया जाता है कि 1500 BC के पास ऋग्वेद ग्रंथ की रचना हुई। और उसी समय हमें एक और ग्रंथ देखने को मिलता है, ज़ैंद अवेस्ता।
और इसका कालखंड हमें लगभग 1400 BC के पास बताया जाता है। दोस्तों, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में भाषा समानता के आधार पर ये बताया जाता है कि आर्य मध्य एशिया अर्थात ईरान या अफगानिस्तान से आए होंगे। इन्हें ईरान इराक का मूल निवासी भाषा समानता के आधार पर बताया जाता है कि जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिस आधार पर यह बताया गया कि ऋग्वेद और जैन अवेस्ता दोनों में भाषा समानता है, दोनों में जिन देवताओं की स्तुति का वर्णन है वे एक ही लोगों द्वारा की गई है। दोस्तों, ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र और इनमें भी इनके प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। हालांकि दोनों ग्रंथों में हमें मित्र देवता जो मित्र हैं दोनों का एक ही नाम मिलता है, जिस आधार पर आर्यों को ईरानी बताया जाता है, इन्हें मध्य एशियाई बताया जाता है। ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये भारत के बाहर से भारत में आए हैं। इनके आने का उद्देश्य क्या है, इनके आने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ हमें आगे जाननी है। दोस्तों, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में समानता पाई गई। इसके बाद जब होमर ने अपने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, हालांकि होमर के ग्रंथ इन्हें बताए जाते हैं, लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि न केवल होमर ने बल्कि कई ईरानी कवियों ने इस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, इलियाड और ओडिसी। इलियाड और ओडिसी लगभग 900 से 800 के आसपास लिखे गए ग्रंथ हैं। हालांकि कई इतिहासकार कालखंड के अर्थात पीरियड के मामले में एक मत नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि लगभग 900 से 800 के आसपास इलियाड और ओडिसी ग्रंथ की रचना होमर ने की। होमर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ईरानी इतिहासकार थे, एक ईरानी कवि थे। लगभग 1540 के आसपास इनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। माफ कीजिए दोस्तों, 1540 मैंने गलत बोल दिया, लगभग उसी समय का ये बाकी 1540 के आसपास फिलिप्पुस सेसेटी ने एक मत दिया था, वो एक अलग घटना है। दोस्तों, इलियाड और ओडिसी में भी भाषा समानता है। ऋग्वेद और इलियाड और ओडिसी जिन्हें होमर ने लिखा, इसमें भी इसी भाषा और शैली का उपयोग किया गया है जिसका उपयोग होमर ने अपने ग्रंथों में किया। दोस्तों, इन सब के अलावा इतनी चीज़ें तो सिद्ध करती हैं कि ये मध्य एशिया से आए होंगे। इन सब के अलावा भी कई सारे हमारे पास ऐसे एविडेंस है, ऐसे सबूत हैं जो सिद्ध करते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए हैं, आर्यों ने भारत में प्रवास किया है, आर्यों ने भारत में जो है निवास लिया है। ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं। हालांकि कई इतिहासकारों ने, कई रूढ़िवादी इतिहासकारों ने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है, ये सिद्ध करने की बार बार कोशिश की है कि आर्य इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन दोस्तों, आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा जी ने अपनी किताब में इस चीज़ का उल्लेख किया है कि भारत में सांप्रदायिकवादी इतिहासकारों, रूढ़िवादी इतिहासकारों, दकियानूसी इतिहासकारों और NCERT तक पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आर्यों को जो है भारत में मूल निवासी का स्थान दिया जाता है, जबकि वे मध्य एशिया से आए थे। ये आर एस शर्मा ने आरोप इतिहासकारों पर लगाए हैं। आप चाहें तो पेज नंबर 12 में जाकर पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा जी की प्राचीन इतिहास की बुक में। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा है कि भारत में
राम मंदिर जैसे जो है काल्पनिक मंदिर होने की भी बात कही जाती है, जिसका कोई सबूत नहीं है। ये भी उन्होंने अपनी किताब में कहा है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के सांप्रदायिक इतिहासकार, भारत में रूढ़िवादी और दकियानूसी इतिहासकारों ने उनकी बुक को जो है बैन करने की कोशिश भी की, और 1977 में एनसीईआरटी ने उनकी बुक को बैन भी कर दिया था। उसके बाद ऑक्सफोर्ड ने उनके पास एक मैसेज किया और उनसे कहा कि आप अपनी बुक का जो है संशोधन करके पुनः जो है मार्केट में चलाएं, और एनसीईआरटी ने वापस उनकी बुक को सिलेबस में अपनाया। दोस्तों, इस प्रकार की सांप्रदायिकवाद, इस प्रकार के रूढ़िवादिता के कारण भारतीय इतिहासकारों पर भरोसा नहीं किया जाता। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो केवल हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। हालांकि साहित्यिक स्रोतों पर इतना भरोसा नहीं किया जाता, फिर भी हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ये कह सकते हैं कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, साथ ही साथ ये भारत में प्रवास कर रहे हैं। ये सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे हैं, और ये भारत में क्यों आए हैं, भारत में इनके आने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे जब इतिहास बढ़ते जाएगा हमारा, हम जानते जाएंगे। दोस्तों, यही है हमारे साहित्यिक स्रोत। साहित्य, जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, पहला दूसरा वीडियो, तब मैंने कहा था कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों हमारे इतिहास लेखन में काम आते हैं, और जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते जाएंगे हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को भी पढ़ते जाएंगे। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में ये वाली सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती है। दोस्तों, ये थी ग्रंथ के आधार पर। दोस्तों, इसके अलावा हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने की मिलती है, घोड़े अर्थात अश्व। दोस्तों, आर्यों को पशुपालन करता बताया जाता है कि आर्यों ने प्रारंभ में पशुपालन को अपना प्रमुख व्यवसाय बनाया, और ऋग्वेद में लगभग 215 बार अश्व शब्द का प्रयोग किया गया। अश्व शब्द का लगभग 215 बार इन्होंने प्रयोग किया है ऋग्वेद में। 176 बार गाय का और 170 बार बैल का, 176 हमारा गाय और 170 बैल। दोस्तों, घोड़े, हालांकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ईरान से हमारे देश में घोड़े मंगाए जाते थे, और इनका सर्वाधिक प्रिय जानवर, सर्वाधिक प्रिय पशु हमारे घोड़े हैं। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि जैन अवस्था में भी अश्व शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है, और जैन अवस्था में अश्व शब्द के प्रयोग से और ऋग्वेद में अश्व शब्द के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि दोनों ग्रंथ एक ही समय पर लिखे गए होंगे, दोनों ग्रंथ में समानता है, और दोनों एक ही प्रकार के जाति ने, एक ही प्रकार के लोगों ने लिखे। दोस्तों, ये थी घोड़ों के आधार पर इन लोगों में समानता बताई जाती है कि मध्य एशिया के लोग और भारतीय आर्य एक ही लोग हैं। दोस्तों, 215 बार घोड़े का उल्लेख, 176 बार गाय का उल्लेख, 170 बार बैल का उल्लेख हमें, बैल या बछड़े का उल्लेख हमें देखने को मिला है, जिस आधार पर यह बताया गया कि आर्य पशुपालन करता हुआ करते होंगे। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन होगा, जिनमें सर्वाधिक प्रिय उनके घोड़े रहे हैं। आप ऋग्वेद को पढ़ें, आप देखेंगे कि मित्र देवता से हजारों घोड़े की मांग आर्यों ने की है। आर्यों ने बार बार
देवताओं की स्तुति की है, देवताओं को सोमरस जैसी कई सारी चीज़ें चढ़ाकर, कई सारी चीज़ों का लोभ देकर जो है घोड़े प्राप्त करने की कोशिश की है। दोस्तों, इनके घोड़े प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ऋग्वेद में हमें यह मिलता है कि ये रथ, घोड़े में रथों की सवारी करते हैं। कई प्रकार के रथों का उल्लेख भी इस समय हमें देखने को मिलेगा। लगभग 50 प्रकार के घोड़े और 30 प्रकार के हमें रथों के नाम देखने को ऋग्वेद में मिलते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद हमारा अलग चैप्टर है, हम इसे पूरा पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि ऋग्वेद में क्या है, क्या क्या है और किस प्रकार से इस ग्रंथ की सारी चीज़ों को आज के इस युग में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, आर्यों के बारे में हमें इतनी जानकारी मिली है भाषा समानता के आधार पर, ग्रंथों में शैली की समानता के आधार पर और इनके पशुपालन व्यवसाय के आधार पर कि आखिर आर्य कौन रहे होंगे और कहाँ से आए होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आधुनिक रिसर्च डीएनए M17 डीएनए M17 इस बात को सिद्ध करता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वे ईरान अर्थात मध्य एशिया देश रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत में रहने वाले लोगों से, भारत में जो पहले मूल निवासी रह रहे थे, उन लोगों से आर्यों का डीएनए मैच नहीं करता। आर्यों का आनुवांशिक चिन्ह M17 यहाँ के मूल निवासियों से हड़प्पा सभ्यता की हड्डियों से, हड़प्पा सभ्यता में मिली कब्रों में जिन हड्डियों का डीएनए देखा गया है, उन डीएनए से इनका डीएनए मैच नहीं करता। हालांकि ईरान में अर्थात मध्य एशियाई देशों में रहने वाले लगभग 40% लोगों से इनका डीएनए मैच करता है। डीएनए M17 दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मैं बुक के आधार पर बता रहा हूँ और ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि इसकी जानकारी ना होने से समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कई लोगों की तो दुनिया इसके बाद शुरू होती है। उन्हें लगता है इसके पहले भारत में कुछ नहीं था, कि शनिवार को तेल नहीं लगाना, गुरुवार को बाल नहीं कटवाना, नाखून मत काटना, रात को जेब में राई धर के सोना, ये सारी चीज़ें हमें इस युग में देखने को मिलती है। इसके पहले हमें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें ये सिद्ध करती है कि यार कहाँ से आए होंगे। दोस्तों, ये हमने पढ़े हैं ग्रंथ के आधार पर, भाषा समानता के आधार पर, पशुपालन के आधार पर। दोस्तों, इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं इतिहासकारों के मत। रूढ़िवादी इतिहासकारों का क्या कहना है, पक्षपाती इतिहासकार जिनका मानना है कि भारत के मूल निवासी आर्य रहे होंगे, और यूरोपियन इतिहासकारों का क्या कहना है, एनसीईआरटी बुक्स का क्या कहना है आर्यों के बारे में। ये सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ने की एक बेहतर विषय वस्तु है। दोस्तों, ऋग्वेद में एक बात तो है कि ऋग्वेद को पढ़ने के बाद ये लगता ज़रूर है कि आर्य में जो ब्राह्मण समूह था वह बेहद विद्वान रहा होगा। दोस्तों, आप कभी ऋग्वेद पढ़ें, ऋग्वेद में एक प्रोसेस का उल्लेख है कि किस प्रकार गर्भपात, किस प्रकार गर्भधारण महिलाएं करती हैं, किस प्रकार गर्भधारण किया जाता है और किस कारणवश कई महिलाओं का गर्भपात हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। इस चीज़ का उल्लेख है ऋग्वेद में। कई सारी चीज़ों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। हालांकि हमारा टॉपिक, अभी महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आर्य कौन है और कहाँ से है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाषा समानता के आधार पर
ऋग्वेद ग्रंथ, जैन अवेस्ता और इलियाड और ओडिसी ग्रंथ में समानता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य मध्य एशिया अर्थात ईरान से आए होंगे। दोस्तों अभी केवल शुरुआत है आर्यों के आने की। अभी आर्यों ने इस देश में क्या क्या किया है, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनका व्यवसाय, इन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी है, ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ों के हमें उल्लेख देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। खैर दोस्तों, इतनी चीज़ केवल एक बैकग्राउंड है हमारा आर्यों को पढ़ने का, आर्य जाति को पढ़ने का। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर वेद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारा जो नया इतिहास शुरू होने वाला है वैदिक काल, वो इस वेद से ही शुरू होगा। आर्य अपने साथ ये बुक लेकर आए या इन्होंने ये बुक यहीं पर लिखी है, इस बुक का राइटर कौन है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम। हालांकि आर्यों का कहना है कि ब्रह्मा ने वेद लिखे हैं, ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की है, लेकिन ये एक माइथोलॉजी सी महसूस होती है, ये एक कल्पना महसूस होती है, क्योंकि ईश्वर ने हालांकि कोई किताब तो लिखी नहीं होगी। ज्योतिराव फुले ने भी ये कहा था कि अगर ईश्वर को किताब लिखनी होती तो वे पृथ्वी के जन्म के समय या ब्रह्मांड के जन्म के समय 1500 अरब साल पहले लिख चुके होते। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आर्यों के बारे में जानी। इसके बाद हम इतिहासकारों के मत पढ़ेंगे, भारतीय इतिहासकार, रूढ़िवादी इतिहासकार, सांप्रदायिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण और साइंस की भूमिका आर्यों को लेकर, और यूरोपियन इतिहासकारों के मत कि आर्य कौन है, ये कहाँ से आए, ये सारी चीज़ हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पसंद आता है तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें।